हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं संजय तिवारी और हमेशा की तरह आज आपके पास फिर से आया हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ाने। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारी ये संस्था यूथ इंजीनियर्स एकेडमी लखनऊ में है, आलमबाग एरिया में है। और हम लोग पिछले कई सालों से 2017 से एसएससी जेई और टीजी2 के बच्चों को तैयार कर रहे हैं एग्जामिनेशंस के लिए। और इस समय भी हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के ऑफलाइन बैच चल रहे हैं, जो ऑफलाइन सेंटर है। और यहाँ से ऑनलाइन को हम ऑनलाइन के माध्यम से आप तक पहुँच रहे हैं। कुछ कोर्सेज ऑनलाइन चल रहे हैं, जैसे अभी मैकेनिकल का कोर्स ऑनलाइन चल रहा है स्पर्धा बैच के नाम से, लेकिन सिविल और इलेक्ट्रिकल के बैच जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर आप कहीं भी हो, तैयारी कर रहे हो, तो ऑनलाइन सपोर्ट हमसे जो ले सकते हैं वो लीजिए। और अगर लखनऊ आते हैं तैयारी करने के लिए, कुछ सोचते हैं कि हम ठीक ठाक तरीके से यहाँ पढ़ा पाते हैं, तो जरूर लखनऊ आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लखनऊ के ऑफलाइन सेंटर पे आप पढ़िए। ठीक है, तो जो हमारा कोचिंग का ऑनलाइन कोर्स है, उस कोर्स का नाम है स्पर्धा बैच। स्पर्धा बैच, जिसमें हम लोग मैकेनिकल का बैच लेके चल रहे हैं। ऑनलाइन बैच है, बाइलिंगुअल है। एसएससी जेई 2023 जिसका एग्जाम नवंबर में होना ही होना है, उसके लिए है। और बहुत तेजी से इसमें काम चल रहा है, बहुत ढंग से क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं। एक बात और है, अगर इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा, यूथ इंजीनियर्स एकेडमी, ये जो लोगो दिख रहा है आपको, इसी को डाउनलोड करना होगा। वहां आप जब कोर्सेज में जाएंगे तो आपको स्पर्धा बैच दिखाई पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, परचेज करने से पहले ये मेरी तरफ से आपके लिए एक रेफरल कूपन है SJT20। इसको आप जब यूज करेंगे तो आपको 20% का फीस में डिस्काउंट मिलेगा, तो भूलिएगा नहीं इस रेफरल कोड को यूज करने के लिए। ठीक है, इस कोर्स को पढ़ाने के लिए जो टीम है, ये आपके सामने जो लोग हैं, ये स्पर्धा बैच की टीम है, जिसमें वाइकर रस्तोगी सर हैं। बहुत बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है उनका बच्चों को पढ़ाने का। सर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाएंगे, थर्मल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो पढ़ाएंगे। तो सॉम और थर्मल सर के पास है। उसके बाद हैं आप ओझा सर हैं, गौरव ओझा सर हैं, जो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स और प्रोडक्शन का पार्ट पढ़ाएंगे। 2 सब्जेक्ट सर के पास है। सर के पास भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, 13 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, PhD परसुइंग है, बीटेक है, एमटेक है। और एक मैं हूं इसी टीम में। मैं आपको पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन। ये 3 सब्जेक्ट मेरे पास हैं। तो आज आपके पास सामने इसलिए मैं खड़ा हूं, जिससे मैं आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाऊं। तो आइए देखें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अभी तक जो कुछ हो चुका है और जो करने वाले हैं कर रहे हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 2 चैप्टर तो हम लोग फिनिश कर चुके हैं। पहला चैप्टर था फोर्स एनालिसिस और दूसरा चैप्टर था फ्रिक्शन। और इस समय तीसरे चैप्टर में हम लोग हैं, ये भी लगभग लगभग आधे से ज्यादा हो चुका है, जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप जान ही रहे हो। सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए फंडामेंटल सब्जेक्ट है, बहुत बेसिक कोर्स है। बिना इसके तो ना तो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ सकते हैं, ना ही स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं, और ना ही मैकेनिकल में थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ सकते हैं। हर जगह पे जहां भी कोई लोड दिखाई पड़े, वहां मैकेनिक्स की याद तो आएगी ही, है ना। तो चलिए उसी मैकेनिक्स के क्रम में हम लोग देखें अभी तक क्या हुआ। हम लोगों ने सेंट्रॉइड पहले फिनिश किया था, सारी बॉडीज का सेंट्रॉइड निकाल के देख लिया था, कई सारे न्यूमेरिकल लगाए थे, बहुत ढंग से लगाए थे, बड़े मन से लगाए थे। उसके बाद एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था। जो बेसिक बेसिक शेप्स हमारे पास होते हैं, जो इंजीनियरिंग में काम आते हैं, उन सभी के फॉर्मूले प्रूफ करके रख लिए थे। और उसके बाद इनकी मदद से काफी सारे हम लोगों ने न्यूमेरिकल को सॉल्व किए थे। जैसे देखिए, सब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम लोगों ने सॉल्व किए थे आपके सामने। इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला गया था। और ऐसे बात बढ़ते बढ़ते होती गई, कई सारे सवाल क्वेश्चंस होते गए। और अब जाके ये क्वेश्चन आपको मैंने एक होमवर्क के लिए दिया था, आपसे कहा था इसको करके लाइएगा। इसका हिंट भी आपको दिया था। बहुत बेसिक और फंडामेंटल कोर्स है, बहुत बेसिक सा कोर्स है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। हिंट भी दिया था, तो मुझे उम्मीद है आपने इसको किया होगा। जिन लोगों ने किया हो, जरूर इसका आंसर एक बार चैट बॉक्स में भेज दें, इससे मैं आंसर मिला पाऊं। और उसके बाद नहीं तो मैं करूंगा ही, है ना। बड़ी बात यह है कि सभी लोग कैलसी लेकर बैठे हैं, कैलकुलेटर लेकर बैठे हैं, तभी इस कोर्स को पढ़ने का आनंद आएगा। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या इशू है इस क्वेश्चन में, कैसे इसको करेंगे, है ना। बहुत बेसिक सा फंडामेंटल्स इसे करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो होमवर्क तो हो गया, आपने कर लिया होगा। ठीक है, मैं इसको बताता हूं कैसे करना है।
देखिए प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे पास एक रेक्टेंगल हुआ करता था, ये एक रेक्टेंगल दिया गया था क्वेश्चन में, ठीक है। रेक्टेंगल क्या था कि जिसकी लेंथ और विड्थ दी गई थी 60 और 20, ये क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है। 60/20 का, 60/20 का था। कहा गया था कि डायगोनल के अबाउट आपको एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, डायगोनल के अबाउट आपको एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बहुत सारे क्वेश्चन लगाए थे हम लोगों ने रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल का बेस के अबाउट निकाला था। तो बेस के अबाउट फॉर्मूला सबको मालूम ही था कि बेस के अबाउट फॉर्मूला क्या होता है। अगर BH³ BH³ लगा सकते हैं, BH³/3 एक फॉर्मूला ये होता है। सेंटर के अबाउट देखते हैं, सेंट्रोइडल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, तो BH³/12 होता है। इन दो फॉर्मूलों से हम लोगों ने बहुत सारे सवाल लगाए, लेकिन यहाँ अजीब सी बात है, इसने पूछा फाइंड द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर बॉडी अबाउट द डायगोनल। ये डायगोनल के अबाउट पूछा है। डायगोनल के अबाउट डायरेक्टली अपने पास कोई फॉर्मूला है नहीं, ठीक है ना, कोई नहीं है। करना क्या है, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें मालूम है। आप याद करिए ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोगों ने कुछ ड्राइव किया था। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था, देखिए मैं ट्रायंगल बना रहा हूं आपके लिए, कुछ याद आ जाएगा आपको कि ट्रायंगल का अगर कोई ट्रायंगल है, सपोज दैट ऐसा कोई ट्रायंगल है ना, देखिए थोड़ा सा सही कर दें, ऐसा मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है, ये देखिए ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का अगर हमें बेस पता है कि ये इसका बेस B है, अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, जिसको कह दें कि इसकी हाइट h है, तो हमें एक फॉर्मूला मालूम था कि अगर इसको बेस के अबाउट, इस लाइन के अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कोई निकालने को बोले, तो इसके अबाउट फॉर्मूला हम लोग को सभी को याद है। इसके अबाउट अगर इसका नाम AB है तो IAB क्या होता है, IAB की वैल्यू होती है BH³/12। क्यों भाई, यही तो होती है ना, है ना। तो इसी का फायदा उठाएंगे हम लोग। इसी का फायदा कैसे उठाएंगे, बहुत ध्यान से देखिए, इसी का फायदा कैसे उठा रहे हैं, इसी का फायदा उठाने के लिए रेडी हैं। चलिए कैसे उठाएंगे, ध्यान दीजिए कैसे उठाएंगे। इसको देखिए, तो ये जो आपका एक रेक्टेंगल है, इसको ये भी तो मान सकते हैं कि दो ट्रायंगल से मिलकर बना है, दो ट्रायंगल से मिलकर बना है। तो ये ट्रायंगल देखिए एक ही जैसा दिख रहा है, हमें इसका भी ये बेस हो जाएगा, और ये जो हाइट है परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, हाइट मिल जाएगी। इसका मतलब इस ट्रायंगल का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डायगोनल के अबाउट निकालना है, तो ये फॉर्मूला हमें बेहतरीन तरीके से काम करेगा, कोई समस्या नहीं पैदा करेगा ये, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अगर इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए घुमा दूं, कैसे, ऐसे घुमा देता हूं, है ना, ठीक है, ऐसे घुमा देता हूं, तो ये ट्रायंगल एक ही जैसा दिख रहा है। ये बेस मिल गया और ये हाइट मिल गया, तो ये वाला फॉर्मूला BH³/12 इसमें बहुत शानदार तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। इसको यहां रख लेते हैं, याद आता रहेगा बार बार, ठीक है। इसका मतलब क्लियर हो गया ना कि हमें BH³/3 लगाना है। तो बस खाली, अच्छा नीचे वाला ट्रायंगल भी वही है, दोनों ट्रायंगल सेम है, तो BH³/3 इसके लिए भी लग जाएगा, नीचे वाले के लिए BH³/3 ऊपर वाले के लिए लग जाएगा। दोनों की एक्सिस कॉमन एक्सिस है, तो सिंपली उसको हम लोग ऐड कर देंगे। कहने का मतलब क्या है, एक लाइन में ये बात समझें, अगर हमें IAB निकालना है, IAB निकालना है, ठीक है, तो BH³/12, सॉरी 3 नहीं, BH³/12 ये इसके लिए भी अप्लाई होगा, इसके लिए भी अप्लाई होगा। तो चाहे इसी को कहें कि इसी को 2 बार करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, चाहे ऐसे कहें और चाहे ऐसे कहें कि इसको हमने 2 बार ऐड कर दिया, ठीक है, प्लस BH³/3, ठीक है। अच्छा मुझे की बात यही है कि जो हाइट यहां मिलेगी वही हाइट यहां मिलेगी, जो बेस यहां मिलेगा वही बेस यहां मिलेगा, दोनों से एक ही चीज मिलेगी। तो कुल मिला के बेस और हाइट अगर मिल जाता है हमें इस प्रॉब्लम में, तो इस क्वेश्चन को करने की कोई समस्या इस क्वेश्चन को करने में आएगी नहीं। चलिए बेस और हाइट की बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या बच गया, अब ये केवल बेस और हाइट निकालने का क्वेश्चन है, बाकी इसमें कोई दम नहीं है। बात समझ में आ रही ना, इस क्वेश्चन में अब कोई दम नहीं है सिवाय बेस और हाइट निकालने के। ठीक है, चलिए पहले हम लोग बेस निकाल लेते हैं AB, ठीक है, पहले निकालते हैं AB। तो AB को ध्यान से देखिए, AB तो डायगोनल है। पाइथागोरस थ्योरम किस दिन काम आएगा, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि AB² इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, AB
ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, दैट इज 20 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। तो ए बी यहां से मिल जाता है। जल्दी से कैलसी उठाइए और मुझे बताइए ए बी की वैल्यू क्या आई, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। दैट इज 20 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया, इक्वल टू इतना आ गया 4000। और इसका अगर अंडर रूट ले लेता हूं मैं, इसी वैल्यू का अंडर रूट ले लेता हूं, तो ये आता है 63.24, 63.24, ठीक है ना। इसी AB को तो हम बेस कह रहे हैं, यही AB तो ट्रायंगल का बेस है, दिस इज द बेस ऑफ ट्रायंगल। तो B की वैल्यू तो आ गई, B की वैल्यू आ गई है ना। चलिए भाई, B की वैल्यू आ चुकी है, समझ गए हम लोग। अब बात करनी है H की वैल्यू की। H कैसे निकाला जाए, क्या सोचिए एक बार, कोई जुगाड़ बताइए H निकालने का। बहुत छोटी सी बात है ना। हाइट निकालना कौन सा बड़ा काम है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हाइट निकालना कौन सा बड़ा काम है इस ट्रायंगल का, ठीक है जी। जल्दी से हाइट बताइए, आनंद आ जाएगा। हाइट कैसे निकाला जाए, 15 तरीके मिलेंगे हाइट निकालने के, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट, 20 तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। कोई भी दिमाग में जो आ जाए। तो ये हाइट निकल गया तो आंसर आ गया। तो हाइट निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, कोई एक तरीका फॉलो किया जाए, ठीक है। एक बार 2 मिनट मैं आपको टाइम देता हूं, आप सोच लीजिए, वीडियो पहले पॉज कर दीजिए, आगे ना बढ़ाइए, सुनिए नहीं, है ना, कि सुनने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि ऑनलाइन में दिक्कत यही है, हम आपको बताते रहते हैं, आपका दिमाग चलना बंद कर देता है। जितना बताते हैं बस उतना ही समझ में आता है। अपने दिमाग के अंदर जो ये इंजन है ना, इसको चलाइए तो चलेगा, समझ में आएगा। जल्दी से कुछ पॉज करिए वीडियो को और पहले खुद खूब सोचिए कि हाइट कैसे निकालेंगे। निकल गया तो आपको बधाई हो, नहीं निकला तो है ना, उसके लिए, उसके उसी के लिए तो है। चलिए प्लीज पॉज द वीडियो, ठीक है, और सोचिए। ओके, तो अब शुरू करते हैं, हाइट निकालते हैं। आपने निकाल लिया होगा आंसर, आपके पास कुछ होगा, मैं भी देखता हूं। मेरे दिमाग में क्या आया, देखते देखते क्या आया कि ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को मैंने देखा, इस ट्रायंगल को मैंने देखा, दोनों ट्रायंगल के बारे में एक बात तो तय दिखाई पड़ती है कि दोनों का हाइट सेम है, दोनों का बेस सेम है। देखिए हाइट बेस, बेस तो कॉमन ही है, ये हाइट और ये हाइट सेम होगी। तो बेस और हाइट से हम लोग एक चीज निकालते हैं, एरिया। इससे मालूम चल गया कि दोनों का एरिया भी सेम होगा, है ना, दोनों का एरिया भी सेम होगा। और एरिया होगा कितना, इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया का आधा ही तो होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं ना, ध्यान दीजिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एरिया, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल को ले लें, चाहे इसको चाहे इसको, ये क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइड बाई 2। इस बात को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना भाई। टोटल एरिया को इस लाइन ने हाफ कर दिया, तो एक ट्रायंगल का एरिया टोटल एरिया का हाफ ही तो होगा। तो ऐसा कुछ दिमाग में मेरे आया, चलिए देख लेते हैं इससे फायदा क्या मिलेगा। इससे कुछ मिलने भी वाला है कि बस खाली तमाशा ही हो रहा है, ठीक है। देखिए क्या मिलने वाला है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपने कहा साहब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। जबकि आप कह रहे हैं ना कि ये बेस है, बी है और एच है। अच्छा, रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया, तो आप लिखेंगे 60 इंटू 20, इसका हाफ कर देंगे, यही तो हो गया ना, ठीक है। तो इसको हाफ कर दिया तो आपको दिख रहा है क्या, साफ साफ दिख रहा है कि भाई देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। यहां से क्या मिला हमें, यहां से मिला बी की वैल्यू निकाल चुके हैं। ट्रायंगल का बेस कितना है, ट्रायंगल का बेस 63.24 है। तो एच की वैल्यू क्या हो गई, यहां से एच की वैल्यू क्या आ गई, 60 इंटू 20 डिवाइड बाई बी, और इस बी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, दैट इज 63.24, 63.24। तो इसको निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। 60 इंटू 20 इक्वल टू आ गया 1200 डिवाइड बाई 63.24, 63.24। तो ये वैल्यू आ गई 18.97। कैलकुलेशन मिस्टेक मैं कर सकता हूं, बिल्कुल आप भी चेक कर लीजिएगा। तो यहां से h की वैल्यू आ गई, अगर सही निकली है तो 18.97।
सभी डायमेंशन सेंटीमीटर में होंगी तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। इस तरीके से आपने इस ट्रायंगल का बेस भी पा लिया और हाइट भी पा लिया। ठीक है, ये एक मेथड था ट्रायंगल का बेस और हाइट को पाने का। बात समझ में आ गई ना? क्लियर है? चलिए, तो हाइट मिल गई। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, अब तो आपके पास फॉर्मूला रेडी है ना। क्या निकला था यहां से? आपने कहा था आई ए बी कैसे निकलेगा, तो आई ए बी निकालने का एक ही तरीका सीखा था हम लोगों ने यहाँ पे। इस फॉर्मूले को लाके यहाँ यूज किया जाए। ठीक है, कैसे यूज किया जाए? देखिए, आई ए बी इज इक्वल टू बेस कितना है? बेस कितना था? 63.24 इंटू हाइट कितनी है? एच ये निकाल दिया है हम लोगों ने, 18.97 बी एच क्यूब डिवाइड बाई 12। एक का निकल गया, एक ट्रायंगल का निकल गया। और अगर इसी को हम लोग क्या कर दें, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दें, तो पूरे का निकल जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। आई ए बी ये कितना हो जाएगा भाई? 18.97 की पावर 3, पावर इतनी हो गई, मल्टीप्लाइड बाई 63.24 कुछ वैल्यू आ गई, डिवाइड बाई 12 कर दें, डिवाइड बाई 12 कर दिया, ये वैल्यू आ गई 36006.32। इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दें, तो ये फाइनली आ गई हमारे पास 7201.64 सेंटीमीटर की पावर 4। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। बात समझ में आ रही है? दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है ना? देखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये है कि ये हमें फाइनल आंसर मिल चुका है। ठीक है, कंप्लीट आंसर है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं यार, केवल इतना ही था कि हमें ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ आ जाए, कहीं से तुक्के से आ गया, लॉजिकली आ गया, कैसे भी आ गया। चलिए, तो इस क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने आज क्या खत्म किया? एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट प्लेन का, जो जितने हमारे पास शेप थे, टी का निकाला, आई का निकाला, सी का निकाला, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे शेप निकाल लिए। अब बात बढ़ती है आगे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ, जिसके बारे में पिछले लेक्चर में थोड़ी सी चर्चा हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं आज इसी में। ठीक है, चलिए, एक बार जरा मुझे ऑडियो वीडियो के बारे में बता दीजिए चैट बॉक्स में कि सब ओके है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। मेरे हिसाब से इधर से सब ओके है, लेकिन आप तक क्या रिसीव हो रहा है आप बता पाएंगे? चैट बॉक्स में जरूर एक बार बता दीजिए, सब सही है कि नहीं। ठीक है, चलिए, तो बात शुरू हुई थी ये, कल जो बात हुई थी उसको जरा एक बार समराइज कर लें, फिर आज आगे बढ़ते हैं। कल बात हुई थी कि चैप्टर का नाम था सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हमने कहा था कि फिर से देखा जाए बॉडी को, तो बॉडी दो टाइप की होती है, एक 2D होता है, एक 3D होता है। 2D जब होता है तो उसमें केवल एरिया मिलता है, और जब एरिया मिलता है तो हम सेंटर ऑफ एरिया निकालते हैं, जिसको सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंटर ऑफ एरिया इज नोन एज सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड है। और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो एक्स बार वाई बार सीख लिया, बहुत सारे क्वेश्चन लगाए, और ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी खत्म किया है। लेकिन जब बॉडी 3D होती है, 3D होती है तो उसमें वॉल्यूम भी होता है, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन होंगी, वॉल्यूम भी होगा, वॉल्यूम होगा तो मास भी होगा, तो मास होगा तो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास होगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र, है ना। और क्योंकि जब मास घूमेगा, जैसे मैंने कहा था ना कि एक धागे में छोटा सा पत्थर बांध के बचपन में खूब घुमाया है, और कहते थे पतंग उड़ाते थे तो लंगड़, लंगड़ उसे बोलते थे ना, लंगड़ घुमाते थे। तो ऐसा कोई मास अगर रोटेट कर रहा है तो फिर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात किया जाएगा, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या बोलते हैं? जड़त्व आघूर्ण। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो क्या हो जाएगा? एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्षेत्रफल जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, आइए, तो ये बात समझते समझते यहां तक पहुंचे थे हम लोग। आइए देखा जाए फिर से। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला इस तरह से डेवलप किया था कि सेंट्रॉइड निकालने का ये फॉर्मूला होता है, तो कैसे आया? एक बार पिछला वीडियो जरूर देखिएगा,
तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने वैगनन थ्योरम लगाकर बहुत सुकून से डेवलप किया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का ये फॉर्मूला होगा एक्स बार इंटीग्रेशन एक्स डीएम और ऐसे ही वाई बार इंटीग्रेशन वाई डीएम डिवाइड बाई मास। ये फॉर्मूला कब काम करेगा? जब हमें किसी शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आइडेंटिफाई करना है जिसके बारे में कुछ खास पता नहीं है, लेकिन जब पता चल जाएगा और कई शेप मिला के एक शेप बनाएंगे, है ना, अभी देखेंगे कंपोजिट सॉलिड होगा, कंपोजिट बॉडी होगी। जब कंपोजिट बॉडी होगी तो इन फॉर्मूले की मदद हम नहीं लेंगे, तब किन फॉर्मूले की मदद लेंगे? तब देखिए इसको ऐसे कहेंगे, तब हम कहेंगे कि भाई अगर हमें प्रूफ नहीं करना है किसी चीज का फॉर्मूला तो ज्यादा आसान है, जैसे सेंट्रॉइड में हम लोग करते थे उसी तरीके से यहां भी करेंगे। तब क्या करेंगे देखिए ध्यान से, तब अगर हमें एक्स बार निकालना होगा, एक्स बार निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे? एक्स बार, है ना, हम लिखेंगे क्या? x1 m1 प्लस x2 m2 ऐसे ही प्लस x3 m3 एंड सो ऑन डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। नीचे सब वैल्यू को जोड़ने पे क्या मिलेगा? टोटल मास ऑफ द बॉडी, ये मिलेगा नहीं मिलेगा? ठीक है ना। इसी फॉर्मूले को हम और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं आसानी से। इसको अगर ऊपर लिख दिया जाए एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एक्स आई एम आई, ठीक है, डिवाइड बाई एम। एम का मतलब क्या होता है? एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एम आई, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे जब हमें कोई कंपोजिट शेप मिलेगा तो उसके लिए। सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही अगर हमें वाई बार लिखना हो, वाई बार लिखना हो तो क्या लिखेंगे, है ना, y1 m1 प्लस y2 m2 प्लस y3 m3 एंड सो ऑन डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। इसी को लिख सकते हैं कैपिटल M, ठीक है ना। सिमिलरली इसको वाई बार को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? एल्जेब्रिक समेशन ऑफ वाई आई, है ना, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ वाई आई एम आई डिवाइड बाई एम एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एम आई, ठीक है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसकी बात करेंगे, इन्हीं फॉर्मूलों का हमें यूज करना होगा, ठीक है। चलिए, तो ये दो फॉर्मूले हम लोगों ने यूज कर लिए, बना लिए। क्या क्या बना लिए ध्यान दीजिए एक बार फिर से देखिए। ये फॉर्मूले आपके पास हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। इन दोनों फॉर्मूलों का यूज तो हम लोग न्यूमेरिकल करते समय करेंगे। जो हमें कोई शेप दिया जाएगा जो दो तीन शेप को मिला के बनेगा, जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर आधा गोला रख दिया गया, नीचे कोन चिपका दिया गया, तो इस टाइप से अगर कुछ मिल गया तो तीन हो गए, एक कोन हो गया, एक सिलेंडर, तीसरा हेमिस्फीयर अर्धगोला। तो ऐसे केसेस के लिए ये करेंगे। लेकिन अगर कोई पूछे कि हेमिस्फीयर अर्धगोले का सेंट्रॉइड कहाँ मिलेगा, प्रूफ करिए, वो प्रूफ करना पड़ेगा, तो उसके लिए इन फॉर्मूले का हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज का काम क्या होगा, हम लोग एक शेप को प्रूफ करने चल रहे हैं। क्या प्रूफ करने चल रहे हैं, आइए देखा जाए। ये हमारे कुछ बेसिक फंडामेंटल शेप्स हैं जिनकी हमें इस चैप्टर में अगले 2-3 दिनों में चर्चा करनी है। देखिए, ये एक क्यूब है, घन है, ये घनाभ है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, बेलन है, गोला है, स्फीयर है, ये आधा गोला है, अर्धगोला है, हेमिस्फीयर है, और ये कोन है, शंकु है। हम सबको इस क्यूबॉइड का, क्यूब का, सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का सेंट्रॉइड मालूम है, दुनिया के हर आदमी को पता है। क्यों पता है? क्योंकि ऐसी बॉडीज हैं जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल दिखाई पड़ती हैं, इसमें समस्या नहीं आती है, तो इसलिए इसके फॉर्मूले को हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे ये दोनों बॉडी हैं तो इन दोनों बॉडीज का साथ देखिए, ये जो हमारा हेमिस्फीयर है, अर्धगोला है, वाई एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिकल है, लेकिन एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। तो हमें वाई बार निकालना पड़ेगा कि भाई सेंट्रॉइड कहां पे, यहां तो होगा नहीं, कितना ऊपर गया, यहीं इसी लाइन पे होगा, कितना ऊपर होगा,
यहाँ होगा। सिमेट्रिकल होने का यही तो फायदा मिलता है, हमें मालूम चल जाता है कि सेंट्रॉइड उसी लाइन पे है। ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, इससे मालूम चल गया कि सेंट्रॉइड इसी लाइन पे कहीं है, बस ये पता करना है कि यहां से कितना ऊपर है। सेम ऐसे ही ये कोण है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो खाली ये पता करना रह गया कि इस पॉइंट से कितना यहाँ पे है, या यूं कह लें कि इस पॉइंट से कितना यहाँ पे है ना। तो केवल वर्टिकल लोकेशन की बात कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग पहला काम करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए कोन। शंकु का गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा? आंसर देखिए लिखा हुआ है h/4 पे होगा। इसी को प्रूफ करना है कि h/4 कैसे आया। आइए चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, हेडिंग क्या होगी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सर्कुलर कोन, शंकु, है ना, शंकु। चलिए देखा जाए इसका, बहुत ध्यान से देखिए, थोड़ा मोड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए ये देखिए, मैंने एक बनाया शंकु, कहाँ बनाया अभी, ये बनाया शंकु, दिख रहा है ना? कोशिश करूंगा कि आपको दिखाई पड़े साफ सुथरा सा, ये कलर फिल करने का कोई जगह नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमारे पास एक कोण है, ये कोण है, ध्यान दीजिए कोण का, कोण का ये शीर्ष है, ये आधार है ना। तो इसमें हमें एक एक्सिस ले लें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लें। वैसे नॉर्मली जो हम लोग करते आए हैं, करते यही है कि बेस पे एक लाइन खींचते हैं, कहते एक्स एक्सिस है। देखिए नॉर्मली हम करते यही आए हैं कि ये एक्सिस, इसको एक्स मान लें, इस एक्सिस को एक्स मान लें, है ना। इसको येलो लाइन से कर दें, ज्यादा ठीक रहेगा। इस एक्सिस को एक्स एक्सिस कह दें, और अच्छा ये रहेगा कि इस एक्सिस को वाई एक्सिस कह दे रहे हैं। ठीक है, करना हमें यही चाहिए। उससे क्या होगा कि मालूम क्या चलेगा कि पूरा का पूरा कोण फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में है। लेकिन अनुभव के आधार पे हम लोग पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, ये पता चलता है कि आंसर तो आता ही है, लेकिन थोड़ा सा इंटीग्रल वाला जो एक्सप्रेशन आता है, जिसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है, थोड़ा सा बड़ा सा आता है ना, ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा आता है। लेकिन अगर इसी एक्सिस को हम यहां ना लेके एक्सिस को, एक्स एक्सिस को यहां ले लें ऊपर, है ना, और ऐसा माने कि हमारा कोण थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थापित है, ऐसे करके ले लिया जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन छोटा आता है, करने में आसानी होती है। तो मैं कह रहा हूं कि हम लोग इसको ऐसे ही करते हैं, जैसे मैं कह रहा हूं कि इसको कह रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस है, और इसे कह रहे हैं कि ये वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक, आइए बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत आराम से चीजों को करेंगे तो बिल्कुल आसानी से होने की गुंजाइश है। बहुत ध्यान से, छोटा कर दें जगह हो जाएगी, बहुत जगह की दिक्कत रहती है। चलिए कंसीडर करें, हमें फॉर्मूला क्या यूज करना है। अच्छा, इससे तो क्लियर हो गया ना, इससे एक बात तो क्लियर है, क्योंकि सेंट्रॉइड हमारी कहाँ होगी, इसी एक्सिस पर होगी। इस एक्सिस के अबाउट पूरा कोण सिमेट्रिकल है। इस एक्सिस पे होने का मतलब तो यही है ना, इस एक्सिस पे होने का मतलब तो यही है कि सेंट्रॉइड इसी लाइन पे होगी। बस खाली यही पता करना है कि सेंट्रॉइड यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है। उसकी दूरी चाहे यहाँ से नापे चाहे बेस से नापे। ठीक है, अच्छा एक बात और दिया गया है कि इस सेंट्रॉइड की डायमेंशंस कुछ दी गई हैं, जैसे 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 ध्यान दीजिए, तो एक लाइन अगर बेस से ऐसे खींच लिया जाए, ये बेस से गुजरने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो आप क्या कहेंगे कि कोण की हाइट कितनी है? दिस विल बी द हाइट ऑफ कोण। इसको कहेंगे कोण की हाइट, दिस इज हाइट h। ठीक है ना, एक छोटी सी लाइन और खींच लें, तो अगर मैं यहां से खींच देता हूं तो आप कह सकते हैं कि दिस इज द रेडियस ऑफ कोण, दिस इज द रेडियस ऑफ कोण। क्लियर हुआ? ये है रेडियस, इसको लिख रहे हैं r। इतनी चीजें पता है। ये सॉलिड बॉडी है तो ऐसा कुछ भी मान लेते हैं कि इसकी डेंसिटी भी हमें मालूम है, घनत्व इसका मालूम है, बाद में जरूरत पड़ेगी, बाद में कट जाएगा,
डेंसिटी मान लेते हैं कि इसकी डेंसिटी कितनी है, रो, घनत्व है। तो हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, घनत्व बराबर मात्रा बटे आयतन। ओके, चलिए ऐसा करते हैं कि इसके अंदर एक छोटी सी एलिमेंट कंसीडर करते हैं, छोटा सा एलिमेंट। ठीक है, छोटे से एलिमेंट से मेरा मतलब है कि सपोज दैट इसके अंदर एक छोटा सा एलिमेंट लिया जाए। देखिए लिया जाए, ये एलिमेंट लिया मैंने, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये खींचा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये खींचा। ठीक है, ये एक छोटा सा एलिमेंट लिया गया, ये एलिमेंट। ठीक, ध्यान दीजिए ऐसे करके, जिसकी थिकनेस मान लेते हैं, क्योंकि वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, इसकी थिकनेस मान लेते हैं वाई है, डी वाई है। और कहाँ लिया गया है, कहाँ लिया गया है, तो जो हमने ओरिजिन माना है, ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है। तो कह रहे हैं कि ओरिजिन से ये कहा जा रहा है कि पहले तो लाइन खींच लें, कहाँ लिया गया है, तो ये इसका मध्य बिंदु से मेन लाइन हो गई, और इसको लिया गया है इस ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी जो ली जा रही है, इसे कह रहे हैं एट ए डिस्टेंस y, है ना। ठीक है, ओरिजिन से नीचे जा रहा है माइनस वाई है, लेकिन हमें केवल डिस्टेंस से मतलब है ना, ये तो हम लोगों ने अपने चीजों को आसान करने के लिए किया, केवल डिस्टेंस से मतलब है, तो हम केवल डिस्टेंस देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको माइनस वाई नहीं लिखा है, केवल वाई लिखा है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये बन गया। इसी स्टेप पे ध्यान देना है। तो इसी, अगर इसको समझिए कि जैसे मक्खन का कोन हो और चाकू से काट के इस स्लाइस को बाहर निकालें, तो ये स्लाइस जब निकल के बाहर आएगी तो कैसे दिखाई पड़ेगी, कैसे दिखाई पड़ेगी, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। तो स्लाइस निकल के आएगी तो कैसे दिखाई पड़ेगी, देखिए ध्यान से। ये स्लाइस निकल के आएगी तो कुछ मुझे ऐसे दिखाई पड़ेगी, दिखी नहीं दिखी, देखिए कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही दिखाई पड़ेगी। कैसे, ध्यान से देखिए, ये जो इसकी मोटाई है ये क्या होगी, डी वाई। इसी मोटाई का तो आप क्या कह रहे हैं, इसकी थिकनेस को आप क्या कह रहे हैं, डी वाई, यही तो डी वाई है ना। ठीक है, ये निकल के आएगी तो एक डिस्क जैसी छोटी सी पतली सी नन्ही सी सिक्का, जैसे 1 रुपए का सिक्का होता है ना, वैसे सिक्के जैसा कुछ आइटम दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये सिक्के जैसा आइटम दिखाई पड़ेगा, और इस सिक्के जैसे आइटम का जो सेंटर होगा, वो सेंटर कुछ ऐसे करके यहां से जा रहा होगा, ऐसे होगा ना, सीधा हो जा, हाँ चलिए ऐसा होगा। ठीक है, बस सवाल ये पैदा होता है कि इस डिस्क का थिकनेस तो मालूम है, डिस्क का मतलब क्या होता है, एक सिलेंडर को चिपका दिया जाए, एक लंबा सा सिलेंडर हो, उसको अगर चिपका दिया जाएगा तो एक पतला सा डिस्क बन जाएगा। उस डिस्क का थिकनेस या सिलेंडर की हाइट क्या है, डी वाई है। बस यही तो नहीं मालूम है कि सिलेंडर का रेडियस कितना है, इस सिलेंडर का रेडियस कितना है, मतलब हमें ये डिस्टेंस यहां से यहां तक अभी नहीं मालूम है, ये मालूम करने की जरूरत है ना। क्यों जरूरत है बताते हैं अभी आपको। अभी पिछले स्लाइड में आपने स्लाइड में देखा था, कहां पे, इस स्लाइड में, कि अगर हमें वाई बार प्रूफ करना होगा, वाई बार हमें अगर प्रूफ करना होगा तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए ध्यान से, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वाई बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी एम डिवाइड बाई एम डी एम। ठीक है, तो हम लोग इसी को यूज करने चल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यूज करने इसी को चल रहे हैं। इसको हमें यूज क्या करना है, फॉर्मूला वाई बार लगा निकालने के लिए जो यूज करना है वो वाई बार इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें कोन का टोटल मास मिल जाएगा। अच्छा, एक बात और मजे की है, आप लोगों को अगर याद हो तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, शंकु का आयतन पढ़ा होगा बचपन से, मेंसुरेशन में पढ़ा होगा। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम याद आया, वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही पढ़ा है ना। ठीक है, तो आज हम लोग इसको प्रूव भी कर लेंगे। ये जब नीचे वाला इंटीग्रेशन ऑफ डीएम प्रूव करेंगे तो इसी में वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आएगा, तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आज इसको प्रूफ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, चलिए खैर, तो अभी ये जो हमारा एलिमेंट निकला है इसी का मास क्या है, डीएम। अब डीएम के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये सिलेंडर है, और सिलेंडर का वॉल्यूम कहते हैं, फॉर्मूला क्या होता है मास का, देखते हैं अभी। पहले इस बात कर ले रेडियस, इसका रेडियस कितना होगा,
है ना, इसका रेडियस मान लेते हैं इसका रेडियस है x। x कहने का मतलब क्या है, यहां देखा जाए तो ये हुआ x, हमें ही x निकालना है जबकि r और h मालूम है। ठीक है, हमेशा की तरह देखिए ध्यान से, ये पॉइंट देखिए, फिर नीचे आइए, सेंटर पे आइए, यहां आइए, यहां आइए, ये एक बड़ा सा आपको ट्रायंगल दिखा, ये येलो लाइन, डॉटेड लाइन, ब्लैक लाइन, येलो डॉटेड ब्लैक, येलो डॉटेड ब्लैक, इसने बताया कि ये एक ट्रायंगल है ना। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद देखिए, येलो, ये वाला डॉटेड, छोटा वाला डॉटेड, और ये छोटा वाला ब्लैक, येलो डॉटेड ब्लैक, येलो डॉटेड ब्लैक, ये भी एक ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल देखिए ध्यान से, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में एक सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज है कि नहीं, समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुज देखते ही हम लोग याद करते हैं कि बाप इज सिमिलर टू बेटा, है ना, ऐसे कुछ पढ़ते आए हैं हम लोग। तो मतलब बाप बेटे का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। तो बाप कौन हुआ, बड़ा वाला ट्रायंगल, बेटा कौन हुआ, छोटा वाला ट्रायंगल। तो बाप की हाइट क्या हुई h, बाप की चौड़ाई क्या हुई, विड्थ क्या हुई r। तो जो रेशियो h बाई r में होगा वही रेशियो बेटे की हाइट और उसकी उसकी विड्थ में होगा। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, देखिए ध्यान से, है ना, सिमिलर ट्रायंगल की मदद से हम लोग ये कह सकते हैं, बाय सिमिलर ट्रायंगल, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या बता सकते हैं कि बड़ा ट्रायंगल, देखिए बड़े ट्रायंगल का बेस कितना है, r है, r, और बड़े ट्रायंगल की हाइट क्या है, h है। बात समझ में आ गई। छोटे ट्रायंगल का बेस क्या है, x है, छोटे ट्रायंगल का बेस क्या है, x है, और छोटे ट्रायंगल की हाइट क्या है, y है, छोटे ट्रायंगल की हाइट क्या है, y है। देखिए ये ट्रायंगल की हाइट यही तो है ना, यही है। इससे हम लोगों को एक चीज मिल जा रही है, क्या मिल जा रही है, देखिए ध्यान से, इससे मिल गया कि भाई x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई r बाई h इंटू वाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ये वैल्यू अपने पास x की आ चुकी है। ठीक है, इसी वैल्यू को हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, सारा काम हो चुका है, बड़ा काम हो चुका है। ठीक है, हमें इस एलिमेंट का मास निकालना है, क्या करना है, इसका, इस एलिमेंट का मास निकालना है, डीएम निकालना है। अगर कोई पूछे इसका मास कितना होगा, कोई पूछे इसका बेटा मास कितना होगा, हम कहेंगे साहब इसका मास एलिमेंट है, बहुत छोटा सा है, इसका मास होगा डीएम। यही तो होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब जब ये मास डीएम होगा तो मास का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, है ना। देखिए आपको मालूम है ना कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास वाई वॉल्यूम, यही होता है। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, ये जो छोटा सा डिस्क है, वॉल्यूम ऑफ डिस्क। ये क्या निकल के आया है, जब आपने इसको यहां से निकाल के देखा है, भाई इसको देखा है ना, इसी को तो निकाल के आपने यहां ले आए, जब निकाल के लाए तो मिला क्या था, क्या मिला था, यही तो आपको डिस्क मिला था, ये तो एक डिस्क जैसा चीज मिली, डिस्क का वॉल्यूम। अच्छा डिस्क क्या चीज होती है, अभी बात हुई थी कि सिलेंडर को चिपका दो, सिलेंडर को चिपकाने का मतलब जो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है वही डिस्क के वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए ध्यान से, इसका मतलब हम डीएम को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्क, दैट इज पाई आर स्क्वायर, तो आर के बदले क्या है, एक्स, पाई एक्स स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, हाइट कितनी है, छोटी सी हाइट है, dy। दिस इज द मास ऑफ दिस डिस्क। x इसमें अननोन है, अननोन कहाँ है, निकाल चुके हैं, x की वैल्यू ये है r बाई एच इंटू वाई, है ना, अननोन नहीं है, निकाल चुके हैं। तो यहां से फाइनली हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि डीएम को लिखा जा सकता है डेंसिटी इंटू पाई एक्स स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, ये समझिए आपने जग जीत लिया है, इतना करके आ चुके हैं तो सब लगभग काम खत्म हो चुका है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या किसी को अगर आई हो तो चैट बॉक्स में जरूर सूचना दें।
चैट बॉक्स में एक्टिव रहिए प्लीज, है ना, एक्टिव रहेंगे तभी आपकी बात हम तक पहुंचेगी। ऑनलाइन में इसके अलावा कोई और तरीका है नहीं, ठीक है। चलिए, तो अब अपने पास एक एक्सप्रेशन आ चुका है इस एलिमेंट के मास का। अब देखिए, इस फॉर्मूले में जहां जहां डीएम है वो डीएम हमारे पास आ चुका है, लेकिन डीएम कांस्टेंट नहीं है, डीएम हमारा वेरिएबल है। कैसे? अरे भाई, वाई की डिस्टेंस बदलेगी, वाई की डिस्टेंस चेंज होगी ना, हमारा जो स्ट्रिप है वो नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, बदलेगा तो डीएम बदलेगा। इसका मतलब डीएम इज द फंक्शन ऑफ वाई, वाई के साथ बदलेगा ना, तो हमें वाई की लिमिट पता होनी चाहिए। क्या लिमिट होगी वाई की? आइए जरा उसको भी देखें, विजुलाइज करने की कोशिश करें, फील करने की कोशिश करें कि वाई की लिमिट्स क्या होंगी। ठीक है, सपोज दैट ये छोटी सी स्ट्रिप है, मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये छोटी सी स्ट्रिप है, देखिए यही स्ट्रिप तो है ना, इतनी बड़ी से तो है, यही स्ट्रिप है जो अभी मैंने इसको यहाँ पे एज्यूम किया है, किया हुआ है। ये स्ट्रिप जैसे 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 ऊपर जाएगी तो वैसे वैसे ये जो y दिख रहा है, y की वैल्यू छोटी होती जाएगी। क्यों? क्योंकि y का मेजरमेंट कहाँ से हो रहा है? y का मेजरमेंट तो यहीं से हो रहा है ना। जैसे जैसे ये नीचे आएगी y की वैल्यू बढ़ती रहेगी, ऊपर जाएगी y की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब ये y की वैल्यू जब यहाँ जब पहुंच जाएगी तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जैसे जैसे नीचे आएगी y की वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी, फिर ऊपर जाएगी y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू मैक्सिमम, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू मैक्सिमम, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू मैक्सिमम। दिख गई ना? अब y की वैल्यू 0 समझ में आ गई, और मैक्सिमम कितनी होगी? तो y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? हाइट। y की वैल्यू 0, y की वैल्यू h, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू h। इस तरीके से आप y की लिमिट समझ गए कि y की लिमिट क्या होगी, फ्रॉम 0 टू h। y की लिमिट आपको क्लियर हो गई, दिस विल बी फ्रॉम 0 टू h। आइए चलिए y की लिमिट को भी यहां पे दर्शा दिया जाए, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। तो ये भाई आपने लिखा कि y की जो लोअर लिमिट होगी और अपर लिमिट होगी क्या होगी, तो लोअर लिमिट होगी 0 और अपर लिमिट होगी h। ये इतनी बातें अगर हम समझा पाए, आपको आप समझ पाए, तो समझिए कि अब काम खत्म। दो चीजें निकल के आ गई जो इसमें इंपॉर्टेंट थी, जो मैकेनिक्स थी, जिसके लिए मैकेनिक्स जानी जाती है ना, जिसके लिए हम लोगों ने सब पढ़ा लिखा है, ये सब हो गया है। अब कुछ नहीं बचा है, अब तो केवल मैथमेटिक है, चीजों को इंटीग्रेट करके डिवाइड करना है। आइए पहले सॉल्व करते हैं नीचे वाली वैल्यू m इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dm, है ना, इसी को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। m इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dm, एक लाइन खींच दें, थोड़ा सा सेपरेशन रहेगी, इन चीजों से अलग रहेंगे। ठीक है, आइए तो सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dm, बहुत ध्यान से। चलिए पहले सॉल्व कर रहे हैं m। आज हम निकालेंगे कोन का मास। ठीक है, कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ dm करेंगे। कैसे करेंगे? 0 टू h इंटीग्रेट करेंगे। लोअर लिमिट क्या है? 0, अपर लिमिट क्या है? h। और क्या एक्सप्रेशन क्या है? रो पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। मुझे मालूम है आपका आंसर आ चुका है, आप बहुत तेज है इंटीग्रेट करने में, अब बहुत तेज है इंटीग्रेट करने में, जल्दी से आप आंसर निकाल चुके होंगे। चलिए मुझे धीरे धीरे करने दीजिए, अगर मुझसे मिस्टेक होती है तो बताइएगा, है ना। जो कांस्टेंट है मैं बाहर लेता हूं, रो पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू h, इसका करना है वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन का? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। इसी को यहाँ पे यूज करने चल रहे हैं। ठीक है, चलो भाई यूज कर लो। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से, रो पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा y की पावर 3 डिवाइड बाई 3। इसको ऐसे करके हम लोगों ने 0 टू h कर लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसकी लिमिट रखी जाए तो रो पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू एच रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई 3। बहुत ध्यान से देखिए, कुछ समझ में आने लगा ना, कुछ समझ में आने लगा।
एच स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा, अंदर क्या बचता हुआ दिखाई पड़ रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई स्क्वायर, और ये बचा हुआ दिख रहा है एच इनटू इसकी डेंसिटी, ये दिख रही बची हुई, इसी को कह रहे हैं हम लोग मास m। इसको कैसे निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dm से। कुछ दिखाई पड़ा, कुछ समझ में आया क्या होने वाला है, क्या दिख रहा है? तो भाई देखो दिख क्या रहा है, मुझे तो ये दिख रहा है, एक ऐसा हमने प्रूफ किया है और हमें ये मालूम है कि मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, घनत्व बराबर मात्रा बटे आयतन होता है। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी उसके बाद जो कुछ लिखा हुआ है सब वॉल्यूम है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बहाने बहाने में, मजे मजे में आप लोगों ने कोन के वॉल्यूम का भी फॉर्मूला यहाँ पे दिखा दिया, है ना, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला भी आपने दिखा दिया, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज डेंसिटी इक्वल टू मास, है ना, ठीक है ना, ये आपने दिखा दिया, मजाक मजाक में ही कर डाला। क्या दिखाया आपने, आपने दिखाया कि मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, घनत्व, ठीक है ना, ये बात आपने समझा दिया। तो ये नीचे वाला टर्म तो आ गया, बात समझ में आ गई। अब सॉल्व करना है इंटीग्रेशन वाई डीएम, ऊपर वाला, ठीक है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ अगर कंफ्यूजन हुआ हो तो चैट बॉक्स में सूचना दीजिए, बिल्कुल निसंकोच, बिना समझे, बिना डरे हुए। आइए अब सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन वाई डीएम, इधर तो जगह बची नहीं, अब चलते हैं इस तरफ, है ना, इसके इस तरफ चलते हैं और सॉल्व करेंगे इंटीग्रल ऑफ वाई डीएम। इंटीग्रल ऑफ वाई डीएम, एक लाइन यहां खींच दें, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम। आइए देखा जाए कहां से कहां तक करेंगे, फ्रॉम 0 टू h। वाई ये हो गया, डीएम की वैल्यू क्या थी, ये रखी हुई है, दैट इज रो इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू डी वाई। बात समझ में आ गई ना? आइए सॉल्व करते हैं, कांस्टेंट बाहर ले लें, रो पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, है ना, रो पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर आ गया y की पावर 3 इंटू डी वाई। फॉर्मूला इसमें भी यही लगेगा, दिख रहा है ना, यही फॉर्मूला वहां भी लगेगा। तो क्या लगा देंगे, दिस विल बी रो पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 0 टू h, तो भूल ही गए, h, y की पावर 4 डिवाइड बाई 4 की लिमिट होगी फ्रॉम 0 टू h। बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, बच्चों वाला, है ना। सॉल्व कर लेते हैं भाई, क्या आ गया, रो पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू इंटू h की पावर 4 डिवाइड बाई 4, ये तो होगा ना, ठीक है। मिस्टेक होगी तो बताइए चैट बॉक्स में। यहां मुझे दिख रहा है कि कुछ कट रहा है, कट जा रहा है, क्या कट जा रहा है, तो ये एच स्क्वायर कट जा रहा है, यहाँ कट के 2 हो जा रहा है। अब अगर लिखा जाए इसको तो हम लिख सकते हैं फाइनली, ये देखिए इसको यहाँ उतार लेते हैं, तो लिख रहे हैं इंटीग्रेशन वाई डी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, रो पाई आर स्क्वायर, रो पाई आर स्क्वायर, है ना, और क्या हो गया एच स्क्वायर बाई 4। कुछ छूट जाएगा तो फिर आंसर नहीं आएगा, दिक्कत इसी बात की है, डर लग रहा है इसीलिए। रो पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4, ऐसा आ रहा है कुछ कुछ ऐसे ही आ रहा है, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। देखिए नसीब होगा, कुछ मिस्टेक नहीं हुई होगी तो हमें आंसर मिलेगा। ईश्वर का नाम लेके शुरू करते हैं,
ये हमने काम किया, इधर से ये निकाला, उधर से वो निकाला, ऐसा करते हैं कि इसको कह देते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। और y बार कैसे मिलता है? तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें, साफ सी बात है, और कुछ करना नहीं है। y बार निकालने का अंकल ने एक ही तरीका बताया है कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें। तो y बार इक्वल टू क्या हो गया? देखिए, रो पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर, रो पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर। मुझे लग रहा है कुछ कहीं पे मिस्टेक हुई है, लेकिन देखते हैं। इधर तो नहीं हुई है, इधर क्या हो सकता है मिस्टेक? रो पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर है ना, और y की पावर 4/4 लग तो रहा है सही है। ठीक है, सही है, चलो सही होगा, मिस्टेक नहीं हो रही है, सही हो रहा है, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या आ गई? इक्वेशन नंबर क्या आ गई? 1/3 पाई स्क्वायर एच डिवाइड बाई 4, ये लिख लिया, रो पाई आर स्क्वायर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये वाली चीज यहाँ आ चुकी है। अब इस चीज को यहाँ ले आते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो, और ये जो 3 नीचे था ना, ये 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ये चला गया 3 ऊपर। देखिए सब कुछ तो कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या क्या कट जा रहा है? पाई आर स्क्वायर एच, यहां से कटा, पाई कटा, आर स्क्वायर कटा, एच का ये स्क्वायर कट जाएगा, डेंसिटी से डेंसिटी कट जाएगी। तो क्या दिख रहा है? 3 बचा, एच बच गया और 4 बच गया। तो यहां से मुझे कुछ दिखाई पड़ रहा है कि y बार की वैल्यू क्या आ रही है? y बार की वैल्यू क्या आ रही है? 3h/4। बधाई हो, 3h/4 आ गया। हाँ ठीक है, 3h/4 आ गया। लेकिन ध्यान से अभी कुछ इसमें करेक्शन करता हूं मैं आपके लिए, है ना। सपोज दैट इसको इस कलर से दिखा दिया, ये एक आंसर आ गया है 3h/4, है ना। दिस आंसर इज 3h/4। विवेक शर्मा जी आ गए, लेट कहां हो गए थे आप? चलिए कोई बात नहीं, आज एक फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूफ किया, आप लेट हो गए हैं, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। 3h/4। और दिक्कत की बात क्या है कि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है y बार का, बुक में जो दिया है, या जो हमने भी अभी देखिए इस स्लाइड में क्या बताया था कि जब कोण का फॉर्मूला प्रूफ करेंगे तो क्या आएगा? h/4। हमारा क्या आया है? 3h/4। तो क्या ये गड़बड़ हो गई? क्या कोई बड़ी मिस्टेक हो गई है? हैं? हम लोगों ने मिलकर इतना किया, मिस्टेक तो नहीं दिखाई पड़ रही है। कुछ लॉजिकली हमें समझना पड़ेगा। देखिए ध्यान से देखिए हुआ क्या। हम लोग ये जो एच वाई बार लिखा हुआ है, कहां से लिखा हुआ है? तो देखिए कोण के बेस से ऊपर की तरफ नापा गया है, ये डिस्टेंस h/4 है। और हमने जब फॉर्मूला प्रूफ किया है, तो जरा कोण का डायग्राम देखिए, तो कहाँ गया कोण? ये है। इस कोण को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। हाँ देखिए, हमारा जो सेंट्रॉइड है वो हम कहां से नाप रहे हैं? ऊपर से नाप रहे हैं। ये वाई डिस्टेंस कहां से लिया गया है? यहां से लिया गया है। तो जो हमें वाई बार की वैल्यू मिल रही है, वो कहां से मिल रही है? ऊपर से मिल रही है। ऊपर से कितनी मिल रही है? 3h/4। ऊपर से कितनी मिल रही है? 3h/4, है ना। तो ये जो हमें वैल्यू मिली है ना, इसमें मुझे स्पष्ट तौर से लिखना चाहिए, है ना, कि ये जो वैल्यू हमें मिली है, कहां से मिली है? ऊपर से, शीर्ष से, है ना। ये वैल्यू हमें जो मिली है, कहां से मिली है? कि शीर्ष से मिली है। शीर्ष से देखा जा रहा है, वर्टेक्स से देखा जा रहा है ना। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर मेरे पास एक कोई कोण है, मैं कोण बना दूं फिर से, यहाँ पे बगल में कोण दिखा रहा हूं, देखिए बगल में मैं आपको कोण दिखा रहा हूं, कलर चेंज करना है। हाँ ये देखिए, मैंने बगल में एक कोण दिखाया, ठीक है, ये कोण है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है? हाइट पूरी h है। तो
इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे है, हम लोग अभी जो निकाले हैं कहाँ से निकाले हैं, ऊपर से। ये इसकी लाइन है हाइट वाली, हमने इसके सेंट्रॉइड को कहीं लोकेट किया है, कहाँ लोकेट किया है, देखिए इसके सेंट्रॉइड यहाँ पर है, ठीक है, ये इसके सेंट्रॉइड है, ये बेस है। हमने जो अभी ये निकाला है 3h/4, ये कहाँ से निकाला गया है, ऊपर से। तीनों लाइनें खींच रहा हूं, देखिए जो हमने ये निकाला है अभी, ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक दिखाई पड़ी है, ये दिखाई पड़ी है यहां से लेकर यहां तक, ये वैल्यू जो y बार है ना, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस है। अगर हमें नीचे वाली डिस्टेंस निकालनी हो, अगर हम चाहते हैं कि भाई ये डिस्टेंस कितनी है, सॉरी, अगर चाहते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है, ब्लैक वाली कितनी है, तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पहले से ही मालूम है टोटल हाइट कितनी है इसकी टोटल हाइट यहां से लेकर यहां तक कितनी है, दैट इज h है ना। तो h में से, इस h में से इतना माइनस कर दें, ठीक है, ये निकल जाएगा। तो अगर इधर से नापा जाए तो क्या कह सकते हैं, इसी y बार को अगर हम बेस से नापें, है ना, और लिख रहा हूं मैं, और इसी y बार को अगर बेस से नापा जाए तो क्या लिखेंगे, h में से 3h/4 को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, y बार इक्वल टू h/4, y बार इक्वल टू h/4, यही मिलेगा ना, यही मिलेगा ना, y बार इक्वल टू h/4, ठीक है, h/4। इसके लिए क्या कहना पड़ेगा कि भाई हमने ये जो वैल्यू आई है ये आधार से नापा जा रहा है, आधार मतलब बेस, आधार का मतलब बेस, बेस से देखा जा रहा है, बेस से देखा जा रहा है। ये बात मेरी समझ में आई, जरा अगर समझ में आ गई हो तो चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए एक बार कि यहां तक कोई समस्या नहीं आई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कोण का, शंकु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला टोटली आइडेंटिफाई कर लिया है, टोटल, ठीक है, इतने काम में किया है, ठीक। 3h/4 आपको जो फॉर्मूला याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है वो ये फॉर्मूला याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप पूछोगे ना कि जब यही इंपॉर्टेंट था तो ये ऊपर से क्यों निकाला, ऊपर से बेटा सीधे इसलिए निकाला कि मैं नहीं चाह रहा था कि ये जो इंटीग्रेशन करने के जो एक्सप्रेशंस यहां दिखाई पड़ रहे हैं ये बहुत लंबे आए। ये जो डीएम की वैल्यू है ना बड़ी सिंपल सी आई है, अगर इसको मैं नीचे से मेजर करता, ये वाई डिस्टेंस नीचे से लेता तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता, ये कॉम्प्लेक्स हो जाता तो वो वाला इंटीग्रेशन भी कॉम्प्लेक्स हो जाता थोड़ा सा, और ये भी हो जाता। तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए इसलिए इसको ऊपर से लिया गया है, क्योंकि ये छोटा सा काम था, इस काम को समझना बच्चों का खेल था कि h में से माइनस कर दिया जाए, ये काम तो बच्चों का खेल था, लेकिन इंटीग्रेशन को करने में टाइम भी लगता, फालतू की परेशानी होती। उस बिना वजह की परेशानी से बचने के लिए हमने इस एलिमेंट को ऊपर से लिया, ऊपर से मेजर किया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ चुकी है, क्लियर है। चलिए, तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, सबसे पहले तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन जो कल का होमवर्क था ये पूरा किया। शर्मा जी आप देर से आए थे, ये प्रॉब्लम आपने किया था क्या, आंसर आया था, अगर आया था चैट बॉक्स में बताइए। ये प्रॉब्लम मैंने यहाँ कर दिया है, मेरा आंसर ये आया है, एक बार कैलकुलेशन फिर से करिएगा, चेक करिएगा, हो सकता है मुझसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो, वीडियो को रिप्ले करके देखिएगा तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी, बहुत छोटी सी बहुत अच्छी सी प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम ये किया गया, प्यारी सी प्रॉब्लम है, ऐसी नहीं है कि बहुत सब लोग जल्दी से कर नहीं पाते हैं, है ना। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने ये फॉर्मूला प्रूफ किया, कौन सा फॉर्मूला, ये काम देखा था, आफ्टर दैट ये फॉर्मूला प्रूफ किया गया आज ये। तो इतना काम आज का है, तो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत ही हो गया है। कल हम लोग मिलेंगे तो कल क्या करेंगे, ये बचा है ना एक काम, क्या बचा हुआ है, ये जो हेमिस्फीयर था, जो अर्धगोला था, इस अर्धगोले की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है। आंसर क्या है, 3r/8।
कोन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी h/4 निकाल चुके हैं, 3r/8 ये निकालना है। तो कल के लिए ये काम है। आज का काम आपके लिए होमवर्क यही है कि जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं और ये जो आपने कोन को h/4 निकाला है, इसको एक बार अपने हाथ से अपनी कॉपी पर साफ सुथरे तरीके से लिख के करके देख लीजिए, है ना। एक बार कर लेंगे हमेशा के लिए आपके लिए बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस, इसी तरह पढ़ते रहिए। और अगर ये सब चीजें आपको ठीक लग रही हैं तो जरूर ऐप के लिंक को, कोर्स के लिंक को, यूट्यूब के लिंक को दोस्तों से शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।